हेलो एवरीवन। सो आई होप एवरीथिंग इज गुड। आप सभी अच्छे हैं, ठीक है। सेफ रहिए, जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको लीजिए। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में मैट्रिसेस की टाइप्स तक पढ़ लिया था, जिसमें मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पे छोड़ दिया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो बता रखा है मैंने, आपको भी पता है, नाम से ही पता चलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स सेम होते हैं, यानी R इक्वल टू C होता है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 की हो गई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो गई। ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, वो मैट्रिक्स जिनमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होते हैं। अब जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर का डायगोनल भी होता है, 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है। उनकी अपनी अपनी खासियत होती है। कोई एक जनरल मैट्रिक्स अगर हम लिखें, एक हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लें अगर, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? ये 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। कॉलम ऐसे होते हैं, रो ऐसे भी फर्स्ट रो ही चल रही है। ये हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से हम ये लिख देंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने एक बात करी थी डायगोनल की, तो वो अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें यहीं से निकलती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से। इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लेते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे कई चीजें बनती हैं। आपका जितने भी अभी आगे हम पढ़ेंगे, काफी मैट्रिसेस पढ़ेंगे, सारी स्क्वायर मैट्रिसेस पे बेस्ड होती है। इनवर्स भी हम इसी का निकाल पाते हैं, डिटर्मिनेंट भी हम इसी का निकाल पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी थी, इस मैट्रिक्स में आप अगर देखेंगे तो डायगोनल वैसे 2 होने चाहिए थे। एक ये डायगोनल हो जाएगा, जैसे आप स्क्वायर फिगर लेते हैं, स्क्वायर में डायगोनल एक ये होता है और एक ये डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होते हैं। एक को हम मेन डायगोनल बोलते हैं, इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं। ये हमारी मेन डायगोनल होती है, और अदर डायगोनल भी हमारी ये होती है, ठीक है। इनकी कुछ खासियत होती है, देख लीजिए जरा। तो पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए मेंशन किए 2 डायगोनल बननी है हमारी। इन डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ खासियत होती है। तो एक मेन डायगोनल होती है, जैसा कि इसमें दिख रही है रेड कलर वाली। इसमें क्या होता है कि वो एलिमेंट्स I J इज डायगोनल एलिमेंट इफ I इज इक्वल टू J। यानी ये वो सिचुएशन होती है जहां पर I और J बराबर होते हैं, वो सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल निकालते हैं। यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3, ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी डायगोनल मैट्रिक्स क्या बनेगी? इस वाले की डायगोनल मैट्रिक्स क्या बना लेंगे हम? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, आप डायगोनल एलिमेंट्स लिख दीजिए, तो वो A11, ये 0, ये 0, ये 0, A22, ये 0, ये 0, A33। ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। समझ में आ रहा है? तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होगी इफ Aij ये गिवन होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 इफ I इज इक्वल टू J। ये भी हम समझा देंगे कैसे। और Aij इज इक्वल टू 0 इफ
i इज नॉट इक्वल टू j। और डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन मैथमेटिकल हमने ये लिखी है, इसका मतलब क्या है कि जब i और j इक्वल है i और j इक्वल है तो वो जीरो नहीं है, और जब i और j इक्वल नहीं है, ये सारी पोजीशन 1 2 1 3 2 3 3 2 ये जो डायगोनल के अबव और बिलो वाले एलिमेंट्स है वो जीरो है। ये बस डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है कि डायगोनल के अबव और बिलो वाले एलिमेंट्स जीरो है, और जो डायगोनल है जहाँ पे i और j इक्वल है वो जीरो नहीं है। एक आध जीरो हो सकते हैं, वो आप जब क्वेश्चंस करेंगे वो हो जाता है। बेसिकली ये पूरे डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते। ये जो डेफिनेशन लिखी है ये सबके बारे में हम कह रहे हैं। ये देखिए ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इतना क्लियर है। डायगोनल एलिमेंट्स हमने बता रखा। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स तब होगा जब इफ एंड ओनली इफ i इज इक्वल टू j। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम आगे बढ़े हुए हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एकेडमिक में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर का आ जाता है क्वेश्चन। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और पूछ लेगा कि इसका ट्रेस बताना है। तो ट्रेस निकालते कैसे हैं? सिंपली करना क्या होता है, ट्रेस का मतलब होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में अगर हम ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ऑफ कोई मैट्रिक्स ए है या मैट्रिक्स अगर हम एम ले रहे हैं, जैसे मैंने इसको एम लिख रखा है, तो इस सिचुएशन में ट्रेस ऑफ एम कितना आ जाएगा? A11 A22 A33। इनको ऐड कर देंगे, यही ट्रेस आता है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने समझ लिया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ लैंग्वेज या वेरिएबल के टर्म्स में समझा था। अभी हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमने बता रखा है क्या होता है कि वो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं मेन, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सारे जीरो नहीं हो सकते। सारे जीरो हो जाएंगे तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी ये। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिख दिया, इसकी हमें डायगोनल मैट्रिक्स बतानी है, तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे। डायगोनल मैट्रिक्स को वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 -8 10। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ए का डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए, वो कितना आ जाएगा? हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिख देने, बाकी जीरो हो जाते। -8। अगर इसकी डायगोनल मैट्रिक्स होती तो कैसी होती? वो ये है। इसी का ट्रेस पूछ लिया जाता तो ट्रेस कितना आता? ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाता? सिंपली हमें इनको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 -8 + 10, क्योंकि ये माइनस का दे रखा है, विद साइन हमें ऐड करना होता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये हमारा ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा। इतना क्लियर है। डायगोनल मैट्रिक्स हमने समझ ली। स्क्वायर से बनी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी हमने डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स रोक लिए, बाकी सारे जीरो कर दिए। अब उनमें कुछ चेंजेस करते हैं। मैंने सोचा क्या कभी जीरो हो जाएंगे सारे एलिमेंट तो क्या होगा? वो नल मैट्रिक्स हो जाती है, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। अगर हम सारे 1 कर दे डायगोनल के, या 1 ना करके कोई कांस्टेंट कर दे, 5 5 5 या 3 3 3 या 7 7 7, कोई भी एक नंबर तीनों जगह हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उन स्पेसिफिक कंडीशंस से ही हमारी 2 टाइप की मैट्रिसेस बनती हैं। उनको देख लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स है। पहला केस है इफ A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33, और वो क्या नहीं होने चाहिए? 0 और 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। आप अगर सारे 0 कर दोगे, ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, लेकिन वो 0 नहीं है और 1 नहीं है, ये 2 कंडीशन है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ये सारे नंबर्स इक्वल हैं, लेकिन वो 0 और 1 के इक्वल नहीं है, तो हमारी स्केलर मैट्रिक्स निकलती है इससे। स्केलर मैट्रिक्स, तो वो किस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी? अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मान लिया हमने लिख दिया 5 0 0
05005 और एग्जाम्पल ले लें तो -3 0 0 -3 ये 2 क्रॉस 2 की है और ये 3 क्रॉस 3 की है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 0 और -1, वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। देखिए कैसे लिंक है एक दूसरे से। एक एक चीज आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये वो कंडीशन है, ये या हम इसको वो बोल सकते हैं कि ये वो स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे, या ये वो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे। इफ सेकंड कंडीशन है हमारी, इफ A11 A22 A33 ये सारे इक्वल हो जाएंगे किसके? 1 के, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 3 क्रॉस 3 के केस में है, ये 2 क्रॉस 2 के केस में। बेसिकली आप जैसे मैथ्स में 1 लेके चलते हैं ना, किसी से मल्टीप्लाई कराते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरीके से मैट्रिक्स में ये होता है। अगर इस मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये एज अ 1 ट्रीट होता है। यहाँ पे 1 को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं। मैट्रिक्स में हमारी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्टिंग में बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम डायगोनल पे है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल करा देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर वो सारे 1 हो जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। हमने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n ऑर्डर की है। ट्रांसपोज ऑफ ए, तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकलता है? ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और ए डैश, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डैश लगा देते हैं, ये ट्रांसपोज टी बना देते हैं ऊपर, तो उसका मतलब होता है कि हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है। और ये वैल्यू हो क्या जाएगी? ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए आई जे, ये n क्रॉस m हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, पूरा रो कॉलम में बदल जाएंगे, कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं। ये मैट्रिसेस दे रखी है, इनका ट्रांसपोज हमें लिखना है। ट्रांसपोज में होता क्या है कि ये 2 क्रॉस 2 की है, तो ये हमें मिलेगा क्या? ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2 क्रॉस 2, यानी रो कॉलम में बदल जाएगी। यानी ये हमारी रो थी, रो को कॉलम में कर देना, तो ये 1 2 आ जाएगा। ये दूसरी रो थी हमारी, ये इधर आ जाएगी। कॉलम रो में, रो कॉलम में। आप किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, हमने रो को पकड़ा, इस रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को भी कॉलम में लिख दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप कॉलम उठा सकते थे। कॉलम आप देखते, पहला वाला कॉलम क्या है हमारा? ये पहला कॉलम है, इस कॉलम को हमने रो बना दिया। सिंपल यही काम करना है सब में। यहाँ पे देखिए ये किस ऑर्डर की है? 2 रो है 3 कॉलम है, तो हमको पता है कि हमको क्या मिलेगा, हमको ये चेंज कर देना है, तो 3 रो मिलेंगी, 2 कॉलम मिलेंगे। कैसे? आप किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, मैंने इस रो को उठाया और कॉलम बना दिया, तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा? 0 5 6। अब दूसरे की बारी है 2 1 3। यही काम हमें करना होता है। ये किस ऑर्डर की है? 3 रो है 2 कॉलम है, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी इसके ट्रांसपोज में वो क्या हो जाएगी? 2 रो होंगी 3 कॉलम हो जाएंगे। कैसे? हमने इस रो को उठाया कॉलम में बना दिया, तो 1 2 आएगा। इस रो को उठाया तो 6 0 और ये 2 3। आई होप इतना क्लियर है। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत इजी होता है। अभी हमने ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। ट्रांसपोज के एक आध एग्जांपल देख लिए कि ट्रांसपोज निकालते कैसे। अब हम ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपके आगे कई टॉपिक्स में यूज होंगी, कई अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। इवन जो 4 to 6 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनवर्स निकालना होता है या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना होता है, उन सब में ट्रांसपोज लेना पड़ता है।
एट लास्ट में हमें ट्रांसपोज यूज करना पड़ता है, इसीलिए इसको अच्छे समझ लीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज का भी यूज होता है, सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक में भी यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैट्रिक्स हमारी दे रखी है, मैंने माना कि मैंने एज्यूम कर लिया कि दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर r क्रॉस c। ये ऑर्डर है मैट्रिक्स के, ठीक है। यानी a का ऑर्डर है, a हमारे पास m क्रॉस n का है और b हमारे पास r क्रॉस c का है। अभी हम जनरल मान के चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, पहले ट्रांसपोज लिया, उसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपको वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगी। कैसे, आप इसको एग्जांपल से देख लीजिए। जैसे मान लिया 2 -1 3 0 एक मैट्रिक्स थी, हम एग्जांपल कर ले रहे हैं। इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए रिजल्ट आ जाएगा 2 3 -1 0, ये ट्रांसपोज हो गया। इसका फिर से ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 -1 3 0, तो वापस से वही वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी आप, ठीक है। यही हम कह रहे हैं कि अगर आप एक बार ट्रांसपोज लेंगे, उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, पहली बार आपने रो को कॉलम में चेंज किया, तब फिर से आप रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो, तो आप वही फिर वापस पहुंच जाते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको वही मैट्रिक्स दे देगा वापस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप 2 मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रांसपोज ले या अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर दें, रिजल्ट विल बी सेम। यानी सिंपली आप समझ लीजिए इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी में जो k है, k हमारा कोई स्केलर नंबर है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं k इज स्केलर क्वांटिटी। आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, फिजिक्स वाले में स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर एक नंबर, कोई कांस्टेंट टर्म दे रखा है। कहने का मतलब है कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने के बाद ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके फिर मल्टीप्लाई करा दें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, मैंने 2 स्टार लगा दिए इसीलिए। थर्ड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जब किसी का हम ट्रांसपोज लेते हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अभी देखो एडिशन में समझ में आ गया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो समझ में आ गया, मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे वैल्यू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन में करा रहे हैं, जैसे मान लिया हमने a b c का ट्रांसपोज ले लें कि 3 मैट्रिसेस हैं, उनका हम मल्टीप्लाई करा के जो ट्रांसपोज लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आप या तो पहले मल्टीप्लाई करा के पूरे का ट्रांसपोज ले लीजिए, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज लेना है तो ऑर्डर उल्टा करके मल्टीप्लाई कराइए। ऑर्डर मैटर करता है मैट्रिक्स में। मल्टीप्लीकेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर मैटर क्यों करता है मल्टीप्लीकेशन में, वो है जब हम मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो बता देंगे। तो आगे मेरे पास 2 नए टाइप की मैट्रिक्स मिलती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं और एक को हम स्क्विसिमेट्रिक बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी क्या होती है, आप अपने आप को मिरर के अलोंग देखते हैं तो क्या दिखता है, आप ही दिखते हैं ना कि कोई और दिखता है, ऐसा नहीं है ना। तो सेम यहाँ पे चीज है सिमेट्रिसिटी, आप मिरर के अलोंग सिमेट्रिक दिखते हैं। आप कोई भी चीज मिरर के अलोंग देखते हैं वो सिमेट्रिक दिखती है, तो किसके अलोंग हमको यहाँ पे देखना है। तो अगर हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो वो डायगोनल के अलोंग क्या होनी चाहिए, अलोंग डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिसिटी दिखनी चाहिए, इसीलिए हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो नाम से पता चल गया सिमेट्रिक, और ये इसकी सिमेट्रिक है, इसकी उसमें कुछ चेंजमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी इफ aij बराबर होगा aj के। कहने का मतलब है कि a12 बराबर आना चाहिए a21 के, a32 बराबर आना चाहिए a23 के। इनको हमने स्वाइप कर दिया,
या ट्रांसपोज के टर्म में बात करें कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चंस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि डायगोनल के अबव और बिलो के एलिमेंट्स सेम होते हैं। ट्रांसपोज में यही होता है कि अगर वो सेम है तो आप लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिख रखा है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं ए ट्रांसपोज, तो वैल्यू क्या आएगी? पहले हम इस वाले कॉलम को रो में बदलेंगे, तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम? ए जी एच। फिर हम इस वाले कॉलम की बात करें सेकंड नंबर की, तो पहले क्या आएगा? जी यहाँ पे, और ये हमने लिख दिया। फिर थर्ड वाले में हम देखें तो पहले आएगा एच, फिर एफ, फिर सी। अगर आप दोनों को कंपेयर कराएंगे तो देखिए ये ए जी एच, यहाँ पे भी देखिए वही तीनों एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पे देखिए एच एफ सी तीनों एग्जैक्ट सेम है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर आप इनका ट्रांसपोज ले रहे हैं, इन दोनों का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एग्जैक्ट सेम मैट्रिक्स मिल रही है। तो यही सिमेट्रिक होती है, डायगोनल के अबव और बिलो के एलिमेंट्स सेम रहते हैं, उनको ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर है। इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। पहली चीज क्या होती है कि आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, आपको माइनस साइन बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज, आपके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहते हैं। सिमेट्रिक आ रहा है, सिमेट्री वाला तो इसमें भी यूज हो रहा है, यानी कि आपके एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे लेकिन उनका साइन चेंज रहेगा। ये देखिए एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन साइन चेंज है, इसकी मतलब निगेटिव हो जाता है। तो यानी इस केस में ये भी फॉर्मूला है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लोगे तो आपको वही मिलेगा, इसकी सिमेट्रिक में अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो आपको माइनस साइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिख रखी है, उसका चलिए ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले रहे हैं, आप इसको डैश से भी लिख सकते हैं, टी बनाने में दिक्कत है तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस वाले को उठा रहा है तो वैल्यू आएगी 0 जी माइनस एच। फिर सेकेंड वाली हम ले रहे हैं तो माइनस जी 0 एफ माइनस जी 0 एफ। थर्ड वाले लिखेंगे तो एच माइनस एफ 0। अब आप एक दूसरे को कंपेयर कराइए, देखिए जहां पे वहां पे माइनस था यहाँ पे नहीं है, जहां पे नहीं था वो यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब हमें माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अंदर, तो यहाँ हम माइनस बाहर ले लेंगे। अगर माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, वही एग्जैक्ट चीज मिल जाएगी। यानी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ए के। आप सोचिए अगर यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे ये सेम रहेगा, यहाँ माइनस जी हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस एफ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक क्या होता है, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, पहले आप इतना देख लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा पार्ट बच रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, काफी अच्छा है। जितना भी मैंने पार्ट 1 करा दिया है, पार्ट 2 करा दिया है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियो अच्छी लग रही है। थैंक यू।